जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक आईएएस पर। तो आज हम देख रहे हैं यूपीपीएससी आरओ के हिंदी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपका आगामी समय में परीक्षा लगी हुई है यूपीपीएससी आरओ की, और उसमें आपके प्री में दो पेपर रहने वाले हैं, एक तो जीएस का और एक हिंदी का। तो उसी को देखते हुए वैदिक आईएएस लाया है एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम आपको हिंदी के और जीएस के पर डे प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। तो प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से पूछा गया है। तो उसी को देखते हुए हम पहला जो प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं वो है हमारा प्रीवियस ईयर का। तो हम आज हिंदी का जो 2021 का पेपर हुआ था उसको कराने जा रहे हैं। और सबसे पहले समझिए कि देखिए, जो यूपीपीएससी आरओ का जो सिलेबस है हिंदी का, उसमें 6 आपके मेनली सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला विलोम, वाक्य शुद्धि, और आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष्य और विशेषण, और पर्यायवाची शब्द। ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें से आपका पेपर आने वाला है। तो हमें इन 6 को अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है कि किस तरीके से हमारा आगे पेपर सॉल्व हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 2021 का पेपर रहा था उसमें पहला क्वेश्चन क्या था। तो देखिए, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन था कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि नैसर्गिक होता क्या है। देखिए, नैसर्गिक किसी एक ऐसी चीज को कहते हैं जो स्वाभाविक हो, प्राकृतिक हो, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा स्वयं बनाई हो, नेचुरल हो, वो नैसर्गिक कहलाती है। लेकिन जो आपका कृत्रिम है वो होता है मनुष्य के द्वारा निर्मित, बनावटी। तो यहां पर नैसर्गिक का अगर देखा जाए तो विपरीतार्थक होगा कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि मनुष्य द्वारा निर्मित किसी चीज को बनाया गया, वो यहां पर नैसर्गिक का विपरीतार्थक होगा। अब लेकिन इसके अलावा आपके 3 ऑप्शन और बचते हैं, तो हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए, आपका है अनवर। तो अनवर का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जो कि बंजर हो, अनुपजाऊ हो, एक ऐसी जमीन जो बंजर हो उसको कहते हैं अनवर। इसके बाद है आपका अविवार्य क्या होता है। तो देखिए, जो अविवार्य एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति हुई हो, प्रकट हुआ हो, उदय हुआ हो उसका। तो यहां पर जो इसका समानार्थी वो होगा उदय, उत्पत्ति, या जन्म हुआ हो उसे भी कहा जा सकता है। इसके अलावा है प्राकृत। तो प्राकृत तो आप जानते ही हैं, जो प्रकृति में पहले से जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो प्राकृत कहलाता है। तो यहां पर हमें समझ में आया कि नैसर्गिक एक ऐसी चीज होती है जो प्रकृति के द्वारा हो, और इसका जो विपरीतार्थक होगा वो होगा कृत्रिम। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया कि एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से जिसकी शुद्ध वर्तनी है उसको छांटना है। तो इसमें से किसकी शुद्ध वर्तनी है। देखिए, आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक और अधिकारिक। तो इनमें से हमें देखना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए, ये जो आधिकारिक है और आधिकारिक है, इन दोनों में से लग रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, लेकिन अधिकारक तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये गलत है। और आधिकारिक आधी बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, तो ये यहां पर गलत है। अब देखिए, यहां पर आपका ऑप्शन बी सही है, आधिकारिक। अब वो क्यों सही है उसको समझते हैं। ये आपका संधि विच्छेद है, अधिधन कारधन एक। तो अधिधन कार तो आपका होगा अधिकार, और जब इसमें इक जुड़ता है तो ये आधिकारिक हो जाता है। आधिकारिक। तो यहां पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, दूसरे का ऑप्शन बी सही है, आधिकारिक। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, वह कवि जो तत्काल कविता करे, यानी कि एक ऐसा कवि जो तुरंत कविता करे, देखते ही कविता बना दे, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, यहां पर पहला आपका ऑप्शन, इसमें कहा गया सुकवि। तो सुकवि उस कवि को नहीं कहते जो तुरंत कविता करता है। सुकवि को कहते हैं एक ऐसा कवि जो अच्छा कवि है, अच्छा या उत्तम कवि, वो आपका सुकवि कहलाता है। इसके अलावा है रस सिद्ध कवि।
तो रस सिद्ध कवि उस व्यक्ति उसको कहते हैं जिसने रस, जैसे कि आपको पता होगा रस अलंकार होते हैं हिंदी व्याकरण में, तो जिसकी रसों पर बहुत अच्छा उसने सिद्ध कर लिया हो और अपनी कविता में रसमय कविता लाता हो, तो उसको रस सिद्ध कवि कहते हैं। एक ऐसा कवि जो रस का प्रयोग करके कविता कहे उसको रस सिद्ध कवि कहते हैं। इसके अलावा है महान कवि। तो महाकवि तो आप समझ ही रहे हैं, एक ऐसा कवि जो महान हो, महान कवि को महाकवि कहते हैं। अब यहां पर बचता है हमारा आशु कवि। तो आशु कवि उसको कहते हैं, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको हम आशु कवि कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि वसुधा का पर्यायवाची क्या होगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वसुधा किससे कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। तो यहां पर अगर हम देखें कि धरती का पर्यायवाची कौन सा है, तो चार में से हमें समझना होगा। तो देखिए, इसमें है विपुला, सरवरी, धेनुका, पयस्विनी। तो जो हमारा विपुला होता है वह धरती का पर्यायवाची होता है, सरवरी हमारा रात्रि का होता है, और धेनुका गाय का होता है, पयस्विनी नदी का होता है। तो जो विपुला होता है वो पृथ्वी या वसुधा का होता है। इसके अलावा सरवरी, धेनुका, पयस्विनी, तो जो सरवरी होता है वो हमारा रात्रि का पर्यायवाची होता है। रात्रि, निशा, रजनी, ये हमारे सरवरी के पर्यायवाची होते हैं। और जो हमारा धेनुका होता है वो गाय का पर्यायवाची होता है। गाय और धेनु। और जो पयस्विनी है वह नदी का पर्यायवाची होता है। नदी, सरिता, तटनी। तो अब हमारा प्रश्न था कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहां वसुधा का हुआ विपुला। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया करपट का तद्भव रूप क्या होगा। तो देखिए, जो करपट का तद्भव रूप होता है वो होता है कपड़ा। कपट, कारपेट, कपूर, ये नहीं होते। करपट का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कपड़ा। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें पूछा गया खेलना शब्द किस विशेषण से बना हुआ है। तो देखिए, जो खेलना है वो खिलाड़ी से बना हुआ है। दया से दयालु बना हुआ है। कृपा से कृपालु बना हुआ है। और धर्म से धार्मिक बना हुआ है। तो यहां हमें पूछा गया था कि खेलना शब्द किससे बना हुआ है। तो यहां खेलना बना हुआ है खिलाड़ी से। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए, चंद्रहास जो होता है पर्यायवाची वो होता है तलवार का। तो यहां हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा जो ऑप्शन बचते हैं जिसमें तीर, भाला, धनुष, बाण। तो देखिए, जो तीर होता है उसका होता है बाण, और भाला होता है और धनुष बाण एक जोड़ी है। ये यहां पर नहीं सही है। सॉरी, ये भाला का सकाला होता है। तो तीर का होता है बाण पर्यायवाची, चंद्रहास का होता है तलवार,
और भाला का होता है सकाला, और धनुष बाण एक जोड़ी है, क्योंकि धनुष में जब बाण लगाएंगे तभी वह चलेगा। तो यहां हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में विशेषण नहीं है, तो वह शब्द कौन सा है जिसमें विशेषण नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो देखिए, विशेषण उसको कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब यहां पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से विशेषण कौन सा नहीं है। तो यहां पर सबसे पहला अकूत। देखिए, अकूत उसको कहते हैं जो असीमित होता है, जिसकी सीमा नहीं होती। असीमित जो होता है उसको अकूत कहते हैं। इसके बाद है अचार। तो देखिए, अचार कोई विशेषण नहीं है, ये एक संज्ञा है। अचार जैसे कि खाने में यूज किया जाता है, उसको अचार कहते हैं। इसके बाद है अकर्ण। एक ऐसा व्यक्ति, अ माने नहीं है, कर्ण माने कान, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कान नहीं है, यानी कि बहरा, और जिसका कान नहीं है। जिसका कान नहीं है वो अकर्ण कहलाता है। तो यहां अकर्ण आपका विशेषण है। इसके अलावा बचता है चंड। देखिए, चंड तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा अचंड, यानी कि जो नहीं है, जो चंड नहीं है, जो शांत रहता है, जिसको क्रोध नहीं आता, उसको कहते हैं अचंड। तो ये विशेषण है। देखिए, कहीं ना कहीं ये विशेषता बता रहे हैं। अचंड है, किसी व्यक्ति के सामने लगा दिया जाए, संज्ञा या सर्वनाम के सामने लगा दिया जाए तो बता रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम, तो राम अचंड, या राम अकूत, या किसी के भी सामने लगा दिया जाए। तो ये जो 3 शब्द हैं आपके, अकूत, अकर और अचंड, ये विशेषण है। लेकिन जो अचार है वो विशेषण नहीं है। तो यहां हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। देखिए, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णवाचक। तो सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। गणनावाचक आप मेनली नाम से समझ रहे हैं कि गणना, यानी कि जिसमें किसी चीज की गणना की जा रही है। तो गणना हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो होते हैं गणना। तो यहां पर ऐसी चीज है जिनमें गणना की जाती है। गणना की जाए उन्हें गणनावाचक कहते हैं। जैसे 1 2 50, तो ये आपके गणनावाचक हैं। ईटीसी। अब इसके बाद आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक आप समझ रहे होंगे कि जो क्रम में खड़ा हो। जैसे आप देखते होंगे कहीं पे भी पंक्ति लगती है तो उसमें लोग क्रम में खड़े रहते हैं। तो वहां क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये क्रम में खड़े होते हैं। तो वो एक क्रमवाचक होता है। हिंदी व्याकरण में वो क्रमवाचक होता है। तो जहां पर हमें दिखे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ आ रहा है, तो वहां पर क्रमवाचक है। सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, 10वां, 100वां आदि, तो वो होते हैं क्रमवाचक। लेकिन आवृत्तिवाचक समझिए, आवृत्ति 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना। तो जहां गुना शब्द लग जाता है वहां पर आवृत्ति का बोध होता है। तो यहां प्रश्न में भी यही पूछा गया कि 100 गुना में कौन सा विशेषण है। तो आवृत्ति में जहां गुना लग जाता है, 1 गुना, 100 गुना, तो वहां पर आपका आवृत्तिवाचक होता है। संपूर्णतावाचक यानी कि जहां पर संपूर्ण हो रहा हो। तो यहां हमारा जैसे प्रश्न पूछा गया था 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, तो भैया आवृत्तिवाचक है। तो यहां ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है सब कुछ जानने वाला के लिए एक सही शब्द क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, तो वो क्या होगा।
ज्ञानी ज्ञानी उसको कहेंगे जिसको ज्ञान है चीजों का, मतलब वो जानकारी रखता है किसी चीज के बारे में, तो वो ज्ञानी कहलाएगा। इसके बाद है महाज्ञानी, मतलब महा मतलब बहुत अधिक, जिस जिस व्यक्ति को बहुत अधिक जानकारी किसी चीज की, महान ज्ञान है, वो महाज्ञानी कहलाएगा। लेकिन सर्वज्ञ, यहां सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला है उसको हम सर्वज्ञ कहेंगे। इसके बाद है जानकार, तो जानकार बेसिकली यही है कि वो चीजों की जानकारी रखता है। तो अगर प्रश्न के हिसाब से देखें तो यहां हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, सब कुछ जानने वाला के लिए सर्वज्ञ हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि इनमें से प्रथम का उपर्युक्त क्या होगा। अब देखिए समझिए, प्रथम का जो विपरीतार्थक पूछ रहा है, प्रथम यानी कि पहला, और पहले का उल्टा क्या होगा, आखिरी। जो सबसे लास्ट में खड़ा है वही पहले का विपरीत होगा। ऑप्शन दिए गए प्रधान, देखिए प्रधान किसी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो मुख्य होता है, जैसे प्रधानमंत्री, गांव का प्रधान, गांव का मुखिया। तो वो प्रधान जो फैमिलीज में भी यूज होता है कि प्रधान व्यक्ति कौन है इस घर का, तो प्रधान यानी कि वो मुख्य है। तो यहां प्रधान का तो ऐसा कुछ अर्थ लग नहीं रहा, मुख्य यहां पे कुछ है नहीं। इसके बाद है गौण, गौण उसको कहते हैं जो छुपा हुआ हो, जो सामने नहीं है, छुपा हुआ है, तो उसको गौण कहेंगे। लेकिन अंतिम, अंतिम यानी कि इसका प्रथम का बिल्कुल सही है, अंतिम होगा। यहां प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी कि बिल्कुल मेरे सामने है, कोई व्यक्ति मेरे सामने है तो प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़ा है, तो यहां पर वो प्रत्यक्ष का अर्थ होगा। लेकिन अगर इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थ क्या होगा, तो भैया वो होगा आपका अंतिम। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, चार वाक्य दिए गए हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें वाक्य शुद्धि भी एक महत्वपूर्ण है, जिससे 10 प्रश्न आते हैं। तो देखिए ये चार में से पूछा गया है कि कौन सा सही है। अब देखिए समझिए, पहला है क्वेश्चन इसमें पूछा गया उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, लेकिन अगर इसमें होता उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, मुक्त कंठ जो शब्द है उसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है कि उसने कंठ खोलकर, अपना कंठ खोलकर खुले हुए कंठ से बढ़ाई की, लेकिन यहां से दे दिया, तो ये आपका गलत है, शुद्ध नहीं है ये। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यहां ठीक है, उसने मुक्त हस्त यानी कि हाथ खोलकर धन लुटाया आपने, तो यहां ऑप्शन बी अगर शुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक है। अब सी है जिसमें पूछा गया समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। देखिए अगर यहां होता कि समस्त प्राणियों का कल्याण करो तो ठीक होता, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। चौथा है जिसमें पूछा गया आपकी आयु 40 वर्ष है। देखिए आयु जो शब्द होता है वो इसलिए यूज किया जाता है आप दीर्घायु हो, लेकिन अगर कहीं उम्र बताने की बात आती है तो वहां पर आयु न होकर के उम्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां अगर होता कि आपकी उम्र 40 वर्ष है तो ये डी वाला सही होता, लेकिन ये गलत है। तो यहां आपका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं। देखिए समझिए, कोई एक ऐसी चीज जो हमें उत्तराधिकार में प्राप्त हो, कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति अपने बच्चों के लिए देके जाते हैं, बच्चे अपने बच्चों को देते हैं, तो वो उत्तराधिकार में चीजें मिलती हैं। एक होती है अपनी कमाई हुई संपत्ति और एक होती है उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति, तो उस संपत्ति को क्या कहते हैं। देखिए धरोहर जो शब्द है वो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए यूज नहीं होगा। धरोहर तो उसको कहते हैं जैसे कि ताजमहल, लाल किला, ये सब धरोहर हैं, देश की धरोहर है, शान है। परीक्षा ये गलत है, यहां अगर परीक्षा होती तो वो दूसरे अर्थ में यूज हो जाता। लेकिन जो रिक्त जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसके लिए जो सही शब्द यूज किया जाता है वो रिक्त किया जाता है। तो यहां पर उत्तराधिकार में प्राप्त शब्द के लिए सही है आपका रिक्त। और यहां ऑप्शन डी है जिसमें पूछा गया उत्तराधिकृत, तो उत्तराधिकृत आपका यहां ठीक नहीं है, मतलब ये गलत है, उत्तराधिकृत आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो यहां ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है चोर का पर्यायवाची क्या होगा। जैसा कि शुरुआत में बताया गया था कि पर्यायवाची में से प्रश्न आएंगे, तो देखिए जो चोर होता है उसका पर्यायवाची हमें समझना पड़ेगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, खनक जो है चोर का पर्यायवाची होता है, उदक नहीं होता, दूसरा नहीं होता, परिसंपत्ति तो वैसे भी नहीं लग रहा कि ये चोर का पर्यायवाची होता होगा। चोर के अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे तस्कर, बहुत आसान सा शब्द है, आपने रोज की भाषा में सुना होगा कि तस्करी कर रहा है, यानी कि एक तरह से चोरी कर रहा है वो।
रजनीचर। रजनी आपको पता होगा कि जो रजनी पर्यायवाची शब्द है वो होता रात्रि का, रात का, और जो रात में विचरण करता है वो होता रजनीचर। तो चोर मेनली रात में चोरी करते हैं ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए यहां पर जो रजनीचर है चोर का पर्यायवाची होगा। तो यहां हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, खनक। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। तो देखिए जो हमारा पांडु शब्द है वो विशेषण और विशेष्य दोनों है, तो यहां हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में एक वर्तनी की शुद्धि से कौन सा सही है। यानी कि ये चार शब्द दिए गए हैं जिनमें पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से क्या होगा। तो देखिए जो कवित्री है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो नुपुर है ये होता है नुपुर, और ये जो होता है स्मरण, स्मरण, लेकिन कवित्री हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए यहां पर पहला है परीक्षा, ये गलत है, परिस्थिति ऐसे नहीं लिखा जाता है। लेकिन जो परीक्षा होता है, जो हम एग्जाम देते हैं, वो जिस पर बड़ी ई की मात्रा होती है, तो ये होता है हमारा परीक्षा, जो कि इसमें लिखा हुआ है। छोटी की मात्रा तो ये गलत है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि बिना पलक झपकाए, देखिए बिना पलक झपकाए के लिए क्या एक शब्द होगा। जो पलक नहीं झपकाए, टपटपी न करे, लगातार किसी चीज को देखे, तो उसके लिए क्या एक शब्द होगा। चकित रह जाना, चकित का एक दिया गया, तो चकित का बेसिक मतलब ये होता है कि हम आश्चर्यचकित रह गए, कोई एक ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड थी, हमें जिसकी आशा नहीं थी और वो हो जाए, तो हम देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। इसके बाद देखते रहना, कोई ऐसी चीज या तो अच्छी हो या खराब हो, हम उसमें हमें इंटरेस्ट आ जाए तो हम उसको देखते रहते हैं, तो वहां पर देखते रहना यूज होगा। लेकिन यहां बिना पलक झपकाए के लिए देखते रहना नहीं ठीक है। अगला है बी पलक, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि बच्चा सोचेगा कि यहां देखो भाई बी लगा हुआ है और ये पलक है बिना पलक का, तो यहां पर मोस्टली विद्यार्थी इस पे कंफ्यूज होकर बी पलक पर लगा जाएगा, लेकिन ये गलत है। यहां जो निर्निमेष है भैया, इसका मतलब होता है बिना पलक झपकाए, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि बिना पलक झपकाए के लिए जो सही शब्द है वो है निर्निमेष। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है। देखिए अगर देखा जाए जो आरओ का हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हम अगर किसी ने सही से हिंदी को पढ़ा हुआ तो बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल प्योर व्याकरण का पोर्शन होता है वो है नहीं। अब जैसे शुद्ध अशुद्ध, तो हम अगर रोजाना अगर हिंदी का अखबार या हिंदी की किताबें पढ़ते हैं तो वहां से भी हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी भाषा कहाँ यूज हो रही है। तो यहां पर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य, तो देखिए मैं अनेकों बार विदेश गया, आपने कभी देखा है कि ऐसे कहा हो मैं अनेकों बार विदेश गया, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि मैं अनेक बार विदेश गया, मैं अनेक बार दिल्ली गया, मैं अनेक बार हिमाचल गया, लेकिन मैं अनेकों बार विदेश गया ये नहीं होगा। इस हार का मूल्य नापा नहीं जा सकता। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर कोई हमारे घर दूध देने आता है या हम पानी लाते हैं या कुछ भी एक तरल पदार्थ लाते हैं, तो वो तरल जो पदार्थ होते हैं उनको हम नापते हैं, लेकिन ये हार तो यहाँ पर तरल नहीं है, और हार का जो मूल्य है वो वहां पर नापा नहीं यूज कर सकते हम, तो यहां पर ये गलत हुआ। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये बिल्कुल सही है। आप अक्सर करके जब रेलवे स्टेशन या बसों में जाते हैं तो वहां लिखा रहता है बिना टिकट यात्रा दंडनीय, बिल्कुल सेम यही लिखा रहता है, तो यहां ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, अब यहां पर ही आ गया है तो ये गलत हो गया, यहां पर होता कि आप केवल इतना काम कर दीजिए तो वो सही होता, लेकिन यहां इतना ही कर दीजिए तो ये गलत है। तो यहां अगर इस प्रश्न में देखा जाए तो हमारा ऑप्शन सी शुद्ध है, और यही हमें पूछा गया था। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए आपने आस्तिक और नास्तिक, बहुत आसान है, ये डेली यूजेस में है, थोड़ी सी भी अगर किसी ने हिंदी ठीक ठाक पढ़ी है तो उसको ये सारी चीजें पता होगी। आस्तिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता है, और नास्तिक उसको कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। अब आस्थावान मतलब हमें आस्था है किसी के प्रति, हम आस्था रखते हैं, भगवान के प्रति रखते हैं आस्था। विश्वासी किसी में हम विश्वास रखते हैं,
आसुरी यानी कि असुरी शक्तियां या कुछ भी जो असुरों से संबंधित हो वो आसुरी यूज होगा। लेकिन यहां पर जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए आस्तिक हमारा सही होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में विशेष्य शब्द क्या है? तो यहां पर जो आपका विशेष शब्द है वो है मानस। विपन्नवादी विशिष्ट ये विशेष शब्द नहीं है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो यहां पर अनुरक्ति के लिए 4 ऑप्शन दिए गए, आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति, प्रकृति। तो यहां अनुरक्ति के लिए क्या होगा? देखिए अनुरक्ति का जो विपरीत होता है वो होता है विरक्ति। अनुरक्त और विरक्त, तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है 19 के बाद 23, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अनुग्रह, अनुग्रह का विपरीतार्थक क्या होगा? यानी कि हम किसी से अनुग्रह कर रहे हैं, तो अनुग्रह का जो विपरीत होता है वो होता है विग्रह। तो यहां विग्रह आपका सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म बताइए। देखिए आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है आपत्ति और विपत्ति। तो आपत्ति और विपत्ति तो दोनों एक ही चीज है। अगर कोई कहे कि कोई व्यक्ति आपत्ति में है और कोई व्यक्ति विपत्ति में है तो दोनों एक समान चीजें होगी, तो ये तो हमारा सही नहीं है। अगला है अवर्षण और अनावर्षण। ये अगर अनवर्षण होता तो ये दोनों विपरीत होते, लेकिन अनावर्षण दिया हुआ है तो ये भी हमारा गलत हुआ। अब यहां है गणतंत्र और जनतंत्र। गणतंत्र भी डेमोक्रेसी और जनतंत्र भी डेमोक्रेसी, यानी कि जनता का राज। तो गणतंत्र और जनतंत्र दोनों समानार्थी हैं, तो यहां सी नहीं है। लेकिन अगर आदृत और तिरस्कृत ये दोनों विपरीतार्थक हैं। इसका मतलब होता है किसी को गले लगाना, आसक्त करना किसी को, और तिरस्कृत होता है किसी को दूर कर देना, हटा देना उसको, तो वो तिरस्कृत होता है। तो यहां ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? तो भैया हस्ती हाथी का तत्सम रूप है, तो यहां पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया आधुनिक का विलोम। आधुनिक तो आप समझ ही रहे हैं, जो मॉडर्न होता है वो आधुनिक होता है, और जो प्रिमिटिव होता है यानी कि जो प्राचीन होता है वो पुराने जमाने का होता है। तो इसका विलोम शब्द पूछा है तो समीचीन नहीं है, आवर्चीन नहीं है, प्राचीन आधुनिक आज का मॉडर्न समय का वो आधुनिक होगा, और प्राचीन पुराने समय का तो पुराने समय का होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत आसान है, जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि जीव का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि देखिए वचन हो नहीं सकता। वचन होता बोलना, किसी को वचन देना। ध्वनि होता आवाज निकालना। और जीभ और जीव, जीव इसको, ये जो जीव है इस ये होता है प्राणी। जो जीव जंतु हैं उनके लिए, जो जीवित व्यक्ति होती है उसके लिए हम जीव का प्रयोग करते हैं। और जो जीभ ये हमारी टंग जीव के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ये गलत है। लेकिन रसना ये इसका सही पर्यायवाची शब्द है। जीव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो रसना होता है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया प्रताप सिंह का घोड़ा काला। यहां पर जो विशेषता बताई जा रही है वो प्रताप सिंह के घोड़े की बताई जा रही है, यानी कि कर्ता की विशेषता नहीं बताई जा रही। जो विधेय है, विधेय में घोड़ा काला है, घोड़े का रंग काला है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पर का घोड़ा काला है तो ये सार्वनामिक होगा नहीं, क्रमबोधक होगा नहीं, और विशेष विशेषण होगा नहीं। तो यहां पर विधेय विशेषण होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 29वें का यहां विधेय विशेषण है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। अभी मैंने इससे पहले प्रश्न में बताया था कि इनका क्या मतलब होता है। गणनावाचक विशेषण जिसमें हम गणना कर रहे हैं, किसी की गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हम गिनती कर रहे हैं तो गणनावाचक है। अब यहां पर क्या गया 10वां, तो नहीं है ये। क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, तो यहां क्रम है, तो यहां बिल्कुल सही है। आवृत्ति तो मैंने बताया था आपको पहले, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ये आवृत्तिवाचक होता है। तो आवृत्तिवाचक यहाँ ऐसा है नहीं। समुदायवाचक यानी कि जो चीज समुदाय में ग्रुप में गिनी जाए वो समुदायवाचक विशेषण होती है। तो ऑप्शन बी हमारा प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है उसके लिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा?
देखिए तिमिर जो होता है वो अंधकार के लिए यूज किया जाता है, अंधेरे के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ प्रकाश, रात्रि, सूर्य ये बिल्कुल गलत है। अब तिमिर का जो सही पर्यायवाची होगा वो होगा हमारा अंधकार। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। 31 का ऑप्शन डी अंधकार, तिमिर का पर्यायवाची है अंधकार। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया हुताशन। हुताशन का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए जो हुताशन जो शब्द होता है उसका बेसिक मतलब ये होता है कि अग्नि, आग, ज्वाला, वो हुताशन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और यहां पर निर्धन तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब अगणित, यानी कि जिसकी गणना ना करी जाए, अखंड, जो खंड ना किए जा सके जिसके, वो अखंड है। तो यहां पर अग्नि हमारा बिल्कुल सही होगा। ज्वाला, अग्नि, ये हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, हुताशन का पर्यायवाची। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी कि ये 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से देखना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। पहला याज्ञवल्क्य, दूसरा है सदृश्य, तीसरा हस्तक्षेप, चौथा ग्रहणी। देखिए सदृश्य बिल्कुल सही है, ये टाइपिंग की वजह से आपको लग रहा हो, लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ सदृश्य। हस्तक्षेप बिल्कुल आपका सही है, ग्रहणी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन जो आपका याज्ञवल्क्य है वो ऐसे नहीं लिखा जाता। याज्ञवल्क्य को ऐसे लिखते हैं याज्ञ व ल क्य, और छोटा सा अंतर है, लेकिन यही अंतर आपको एक एक प्रश्न गलत करवा देगा, और जिसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो यही छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है, और इन्हीं को सही करके और एक सही रणनीति बना करके परीक्षा को पास किया जा सकता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए जो कि अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा 33 का। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि चौथा का तत्सम क्या होगा? देखिए चतुष्पद तो उसको कहते हैं इसके 4 पैद होते हैं, 4 पैद होते हैं। चतुष्क का होता नहीं, चतुष्काठ होगा नहीं, तो जो चौथा का जो तत्सम रूप है वो होगा आपका चतुर्थ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। घोड़ा का तत्सम शब्द पूछा है, अश्व और तुरंग और बाजी, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो घोटक है ये इसका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि आवर्तक का उल्टा क्या होगा, यानी कि आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होगा। आपने देखा होगा जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो उसमें आवर्तन, परावर्तन ये सब पढ़ाया जाता था। तो वहीं से ध्यान करिए कि आवर्तक और अनावर्तक, आवर्तक और अनावर्तक, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आवृत, परस्कृत, प्रवर्तक ये बिल्कुल गलत है। यहां आवर्तक का जो विपरीत होगा वो होगा अनावर्तक, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया है जो किसी विषय का ज्ञाता हो, यानी कि जिसको उस विषय की अच्छी जानकारी हो, उसको हम क्या कहेंगे। देखिए पहला प्रश्न है जिसका है अभिज्ञ। अभिज्ञ का तो बेसिक मतलब यही होता है कि जो भिज्ञ, अभिज्ञ है जिसको किसी चीज की जानकारी नहीं है। चैतन्य होगा नहीं। विशिष्ट होता है किसी का, स्पेशल जिसको कहते हैं वो विशिष्ट होता है। लेकिन विशेषज्ञ, जो किसी विशेष का ज्ञाता है वो भैया उसका विशेषज्ञ है। कोई टीचर है किसी एक सब्जेक्ट का ज्ञाता है तो उसको हम विशेषज्ञ कहेंगे। और आजकल आपने देखा भी होगा जो डॉक्टर होते हैं वो अपने बाहर लिखवा लेते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, आंखों के रोग विशेषज्ञ, पेटों के रोग के विशेषज्ञ। तो उससे हमें यह पता चल रहा है कि जो हड्डियों का एक विषय है उसके बारे में उसको एक अच्छी जानकारी है, तो इसलिए उसने हड्डी रोग विशेषज्ञ लगवाया है। और यहां पर भी हमें यही पूछा गया कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो वो विशेषज्ञ कहलाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि बिजली का पर्यायवाची क्या होगा। अब देखिए पर्यायवाचियों से कितने प्रश्न आ रहे हैं यहां पर, तो हमें यहां समझना है कि बिजली का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए सरवरी, तनया और रमणी ये बिजली के पर्यायवाची नहीं होते, लेकिन जो ऑप्शन डी है आपका दामिनी, ये बिजली का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया अपर्णा। अपर्णा का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए जो पार्वती मैया थी उनका ही नाम अपर्णा था, तो औरत, लेडीज को कहेंगे, वुमेन को कहेंगे, महिला को कहेंगे। देवंगना होगा नहीं, आराधना किसी का पूजा पाठ करना वो यहां पे है नहीं। तो जो अपर्णा है वो पार्वती मैया का ही एक अलग नाम है, तो यहां पर अपर्णा का जो शब्द पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा पार्वती।
तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चंचरीक यानी कि जो चंचल है, तो यहां पर हवा, मित्र और पुत्र नहीं होंगे, लेकिन जो भ्रमर होता है उसी को चंचरीक कहते हैं। तो यहां चंचरीक जो होगा वो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया कि गोधूम का तत्सम शब्द क्या होगा? गोधूम बहुत ही आसान है, जो गोधूम होता है वो भैया गेहूं को कहते हैं। तो गोद, गोद, गोह ये नहीं होंगे, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जो गोधूम होता है वो गेहूं से कहते हैं। तो यहां ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि कोई आदमी आया है, मैं वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण तो आप समझ ही रहे हैं, जो विशेषता बताता है संज्ञा सर्वनाम की, उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन यहां पर इसने पूछा है कि कोई आदमी आया है। ऑप्शन है हमारे पास अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो देखिए समझिए, कोई आदमी आया है यानी कि उसका नाम नहीं पता। यहां पर अगर होता मोहन आया है, राम आया है, श्याम आया है, तो वहां निश्चय होता। लेकिन कोई आदमी आया, कुछ पता नहीं कौन आया है, तो यहां पर हमारा अनिश्चयवाचक होगा। निश्चयवाचक होगा नहीं, क्योंकि कुछ इसमें निश्चित नहीं है। प्रश्नवाचक तो जब होता कि कौन आया है, कहां से आया है, कैसे आया है, क्यों आया है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक शब्द होता है। प्रश्न का जब बोध हो वहां प्रश्नवाचक शब्द होता है। प्रश्नवाचक को पहचानने की सबसे आसान तरीका यही है कि उसके पीछे एक तो क्वेश्चन मार्क होगा और दूसरा उसमें प्रश्न पूछा जा रहा होगा, कौन, क्यों, कहां, कैसे, कहां से, वो प्रश्नवाचक शब्द होता है। संबंधवाचक, कोई संबंध हो रहा हो यहाँ पे, मतलब वाक्यों का कोई संबंध नहीं, तो ये यहाँ गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, कोई आदमी आया यानी कि अनिश्चयवाचक है, निश्चित नहीं है भैया कौन आया यहाँ पे। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि जो गौरव है, गौरव का विपरीतार्थक क्या होगा? तो गौरव का जो उल्टा होता है वो होता है लाघव। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा? बहुत आसान है। अमृत यानी कि जिसको पी करके हम अमर हो जाएं, और विष यानी कि जिसको पी करके कोई भी व्यक्ति मर जाए। तो यहां अमृत का विलोम होगा भैया विष। पीयूष, अर्क, अर्क, पीयूष, मधुर ये नहीं होंगे। अमृत का उल्टा होगा विष। कंफ्यूज ना होइए और सही उत्तर का चयन करिए। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया, सदाचार का विलोम। सदाचार का विलोम होता है कदाचार। अब आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ये सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर एक केस चलाया जाता है कदाचार के आधार पर, यानी कि उसका आचरण अच्छा नहीं है, आचार अच्छा नहीं है। और सदाचार यानी कि उसके अंदर सद आचार है, अच्छा आचरण है। तो सदाचार का उल्टा होगा कदाचार। तो यहां ऑप्शन बी हमारा विलोम है इसका। लेकिन आचार, अपराध, अन्याय ये बिल्कुल अलग है, तर्क संगत है ही नहीं इसके विलोम में। तो यहां ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि तद्भव क्या है? इन ये जो चार शब्द दिए हुए हैं इनमें से तद्भव क्या है? तो देखिए अंगना, अंगी, बानर ये तत्सम है, लेकिन जो गयंद है वो हमारा तद्भव है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया जो तौला जा सके, यानी कि जिसकी हम तुलना कर सकें, जो तौल सकें, जिसको हम परिमेय कर सकें, जिसकी परिमाप कर सकें, उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? जो तौला जा सके वो परिमेय है। अपरिमेय जो तौला नहीं जा सकता, अनुमेय, विनिमय, विनिमय यानी होता किसी चीज का विनिमय करना। मैं पैसे देके दूध खरीद के ला रहा हूं या पैसे देके कुछ और खरीद के ला रहा हूं, तो मैं बदला कर रहा हूं, पैसा दे रहा हूं उसके बदले कुछ और ला रहा हूं। तो यहां पर हमारा होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, जो तौला जा सके यानी कि परिमेय। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में है। तो देखिए मितभाषी एक ऐसा व्यक्ति होता है, ये मितभाषी, मृदभाषी, बहुभाषी, अभाषी। जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है वो होता है मितभाषी। मृदभाषी कहते हैं मीठा बोलने वाला व्यक्ति। मीठा बोलने वाला के लिए होता है मृदभाषी, मृदुभाषी। और बहुभाषी होता है जो बहुत भाषाओं का जिसे ज्ञान हो, बहुत भाषाओं का ज्ञान हो।
जिसको एक या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो उसको बहुभाषी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, बांग्ला भी बोल लेते हैं, कुछ लोग जापानीज, स्पेनिश और अन्य भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो हम बहुभाषी कहेंगे उनको। और आभासी कहेंगे जो बोल ही नहीं सकता, जिसको कोई भाषा ही नहीं है जिसकी, तो उसके लिए आभासी होगा। तो यहां अगर हम प्रश्न में देखें तो यहां कम बोलने वाला के लिए सही शब्द होगा मितभाषी। तो यहां ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि तद्भव क्या है, यानी कि 4 शब्द हैं, उनमें से 3 तत्सम है और 1 तद्भव है, तो वो तद्भव शब्द हमें चुनना है। तो देखिए बलवान, बांझ, चमचा, ये तत्सम है। लेकिन ये हमारा तद्भव है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया जिसकी आशा न की गई हो, एक ऐसी घटना या कुछ ऐसी चीज जिसने हमने उसके बारे में सोचा ना हो कि ये भी हो सकता है क्या, और वो हो जाए, तो उसके लिए क्या कहेंगे? अप्रत्याशित, यानी कि जिसने हमने जिस चीज की आशा ही नहीं की थी और वह हो गया, तो उसकी आशा नहीं थी, तो अप्रत्याशित। आशातीत उसको कहेंगे जिसकी हमें आशा थी और वो हो जाए, तो वो आशातीत कहलाता है। आशान्वित भी यही होगा। प्रत्याशा यानी कि जिसकी हम आशा लगाए बैठे हैं, वो प्रत्याशा होगा। तो यहां हमारा अप्रत्याशित 50 के लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। अब यहां पे है अधीन, तो यहां पूछा गया है कि अधीन को कैसे लिखते हैं। अब जब हम बोलते भी हैं तो समझिए अधीन, यानी कि बड़ी की मात्रा है ध पर, तो अधीन, और अधीन को हम लिखेंगे अधीन। अब इसमें देखिए कौन सा है अधीन, तो इस पर छोटी की मात्रा ये होगा नहीं, इस पर बड़ी की मात्रा ये होगा। आधीन ये नहीं होगा, आधीन नहीं होगा। तो यहां ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, अधीन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और यहां 51 का जो शुद्ध वर्तनी वाला है वो है अधीन। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि ये 4 जो दिए गए हैं इनमें से तद्भव क्या होगा। नग्न, दक्षिण, दक्षा और दाढ़ी, ये जो 4 शब्द हैं इनमें से तद्भव क्या है। तो देखिए ये जो नग्न, दक्षिण, दशा, ये तो तत्सम है, तत्सम, और जो दाढ़ी है वो हमारा तद्भव है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, यानी कि ऐसा शब्द जो तत्सम है वो कौन सा है। तो देखिए जोगी, जोबन, जमाई, ये तद्भव है, और जो यौवन है वो तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि भैया पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि ये जो शब्द हैं उनमें से एक ऐसा शब्द है जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला हमारा है इला, इला पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचला, ये पृथ्वी का पर्यायवाची, और अचल ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये पर्वत का पर्यायवाची है। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। देखिए अचल कहते हैं पर्वत को जो कि चले ना, जो चलता नहीं है, एक जगह पर स्थिर रहता है, तो उसको कहते हैं पर्वत, पहाड़, पठार, तो वो होता है पर्वत का पर्यायवाची। तो यहां पर हमारा अचल होगा, वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के जो अन्य तीन है वो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो यहां ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। अब ये तो बहुत आसान है, देखने से ही समझ में आ रहा है। सुंदरी लड़की, मतलब यहां पे भी आपने सुंदरी कर दी और यहां पे भी लड़की हो गया, भैया ये गलत है। सुंदर लड़की ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि लड़की सुंदर है, कोई एक लड़की है वो बहुत सुंदर है। सुंदर लड़का, लड़का सुंदर है, बच्चा सुंदर है, वो बिल्कुल सही है। सुंदर लड़के, जो वो बहुत सारे लड़के हैं ना, जो 5 लड़के उस जगह पे खड़े हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो यहां सुंदर लड़के, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की ये सही है। लेकिन सुंदरी लड़की तो आज तक हमने कहीं प्रयोग नहीं किया, तो यहां पर जो अशुद्ध है वो ए है, सुंदरी लड़की गलत है। तो ऑप्शन ए आपका होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि तत्सम क्या है। जो निम्नलिखित 4 दिए गए हैं इनमें से
कौन सा शब्द आपका तत्सम है और बाकी के तद्भव है। देखिए ये जो पंक्ति है ना वो तत्सम है, बाकी ये जो तीन है बाकी के पंख, पंद्रह, पंगत, ये आपके तद्भव हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी कि चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है। देखिए रचयिता, रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता। अनाधिकार ना, अनधिकार। चिन्ह, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता। लेकिन जो अनुकूल है वो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अनुकूल यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला, बाकी ये तीन अशुद्ध है, तो यहां ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें से पूछा गया कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। पहला प्रश्न है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। अब देखिए, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत सुहावना होता है, यहां बहुत ही नहीं होगा, गलत है। बाघ और बकरी, जब देखिए बहुवचन वाली बात आती है, बाघ और बकरी दो दो हैं प्राणी, दो जीव हैं, तो वो जब एक साथ पानी पिएंगे तो पानी पीते हैं, न कि पीती है, तो ये गलत है। लेकिन उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, ये सुनने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। तमाम देश भर में नहीं होगा, तमाम देश में या बहुत सारे देशों में यह बात फैल गई, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। और यहां अगर सही देखा जाए तो सी हमारा बिल्कुल सही है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। अब इसमें पूछा गया कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रामाणिक। पूजनीय, तात्कालिक, पैतृक, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं, तो यहां ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे हमारे 2021 का जो पेपर हुआ था यूपीपीएससी आरओ का, उसके 60 प्रश्न जो आए थे पेपर में हिंदी के में, उसका सॉल्यूशन है 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। इसी तरीके का हम प्रैक्टिस सेट एक ला रहे हैं, पर डे आपको इसी तरीके से 60 प्रश्न कराए जाएंगे और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की तरह, जिससे कि आपका जो एग्जाम आने वाला है, अगर आप इसको डेली कंटिन्यू करते हैं तो आने वाले समय में आपकी हिंदी की तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और आप इसी तरीके से लगे रहें तो आपके एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल नंबर लाए जा सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर लाए जा सकते हैं। लेकिन जीएस में ऐसा नहीं होता, जीएस में कितना भी पढ़ लीजिए कुछ ना कुछ छूट जाता है। लेकिन हिंदी थोड़ा सा ये है कि लिमिटेड है, हिंदी को इससे बाहर क्या ही जाएगा, जो हिंदी बन गई उससे बाहर क्या ही जाएगा, तो हिंदी में हम अच्छा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम हिंदी को बहुत अच्छा कर लें जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा बने। तो उसके लिए देखिए ये इसका सब्जेक्ट है, ये पूरा बताया गया है कि क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 60 प्रश्न आएंगे और 60 ही उसका पूर्णांक है, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का है। विलोम शब्द 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के आएंगे, 10 क्वेश्चन वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के आएंगे, 10 क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव 10 क्वेश्चन, विशेष और विशेषण 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द, जो कि आप अभी इस पूरे पेपर को आपने सॉल्व किया तो देख भी चुके हैं कि किस तरीके से प्रश्न आया था। और ज्यादा कुछ पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो समीक्षा अधिकारियों से अक्सर करके बात करते रहते हैं और अवनीश चौधरी जी जो हमारे सर हैं वैदिक आईएएस के, वो स्वयं समीक्षा अधिकारी हैं, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं रहने वाला है आपके पेपर में। तो आइए सभी मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करते हैं और आने वाला जो एग्जाम है उसको इतना अच्छा करें कि हमारा समीक्षा अधिकारी का एक पद निश्चित हो। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।